नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पे बात करने वाले हैं जो भारत में प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने वालों के लिए काफ़ी अहमियत रखता है। ये है दाखिल खारिज, जिसे प्रॉपर्टी म्यूटेशन भी कहते हैं। हमारे पास कुछ जानकारी है, कुछ अदालती फैसलों का भी जिक्र है जो इसकी कानूनी स्थिति को मतलब साफ करते हैं। तो आज का इरादा है इस पूरी प्रक्रिया को समझना कि भाई ये है क्या, क्यों ज़रूरी है, और जो सबसे बड़ा सवाल है, क्या इससे सच में संपत्ति का मालिकाना हक मिल जाता है। अक्सर लोग सोचते हैं रजिस्ट्री हो गई बस काम खत्म, पर क्या वाकई ऐसा है? देखते हैं जरा। तो सबसे पहले ये दाखिल खारिज, ये शब्द ही क्या बताता है? दाखिल मतलब चढ़ाना, खारिज मतलब हटाना, ऐसा कुछ? एक सोर्स में लिखा था दाखिल का मतलब दखल करना, चढ़ाना, और खारिज के मतलब होता है हटाना। हम्म। यानी कि आपने किसी जमीन खरीदा तो आपके नाम पर वो जमीन चढ़ गया और उसके नाम से खारिज हो गया। हाँ, अंग्रेजी में म्यूटेशन कहते हैं इसे। हाँ, बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप। दाखिल मतलब रिकॉर्ड में एंट्री करना और खारिज मतलब पुराने मालिक का नाम हटाना। और यहीं पे ना रजिस्ट्री और दाखिल खारिज का जो फर्क है वो समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। देखिए, रजिस्ट्री या सेल डीड वो तो पहला कदम है। उससे मालिकाना हक मतलब जो टाइटल है वो ट्रांसफर होता है एक व्यक्ति से दूसरे को। हाँ, वो तो बेसिक है। जी, लेकिन सिर्फ रजिस्ट्री करवा लेने से क्या कहते हैं नए मालिक को सारे अधिकार नहीं मिल जाते। जैसा कि आपने भी बताया, जानकारी यही है कि बिना दाखिल खारिज के नया मालिक उस जमीन पर शायद लोन ना ले पाए। अच्छा, लोन में दिक्कत आती है। हाँ, या फिर उसे आगे बेचने में भी परेशानी हो सकती है। तो मतलब संपत्ति का पूरा फायदा उठाने के लिए दाखिल खारिज करवाना वो अनिवार्य है प्रैक्टिकली। ओके, ठीक है। तो ये प्रक्रिया होती कहाँ है, मतलब कहाँ अप्लाई करना होता है इसके लिए? इस कहीं कहीं तहसील कहते हैं या फिर जिला कार्यालय में भी। हम्म। इस पूरी प्रक्रिया में कुछ खास तरह के दस्तावेज और रिकॉर्ड देखे जाते हैं। जैसे एक होता है मौजा, मतलब वो गांव या इलाका जहां जमीन स्थित है। हाँ, मौजा। फिर आता है खतियान, इसे रजिस्टर नंबर 1 भी कहा जाता है। यह एक तरह का मूल दस्तावेज है जो सर्वे के समय बनता है। इसमें गांव के सारे रैयतों यानी मालिकों और उनकी जमीनों का पूरा हिसाब किताब होता है। अच्छा, ये ओरिजिनल रिकॉर्ड है। जी हाँ, बिल्कुल। और एक सोर्स ये भी कहता है कि इसे बदला नहीं जाता, मतलब इसमें छेड़छाड़ नहीं होती। यह मूल दस्तावेज है, अगर इसमें हम छेड़छाड़ करने लगे तो क्या होगा, दिक्कतें होंगी। अगर कभी भविष्य में विवाद हो जाता है तो हमारे पास एक और मूल दस्तावेज नहीं होगा। ताकि कोई विवाद हो तो इसे रेफर कर सकें। बिल्कुल, ये एक परमानेंट रेफरेंस पॉइंट की तरह है। फिर इसके बाद आता है रजिस्टर नंबर 2। इसे जमाबंदी या पंजी 2 भी कहते हैं। ये बेसिकली खतियान की ही एक वर्किंग कॉपी समझ लीजिए। इसमें जमीन की खरीद बिक्री, विरासत, इन सब के बाद जो भी बदलाव होते हैं वो लगातार दर्ज किए जाते हैं। अच्छा, ये अपडेट होता रहता है। हाँ, जैसे ही जमीन बिकती है तो बेचने वाले के खाते से उतना रकबा मतलब एरिया कम कर दिया जाता है और खरीदने वाले के खाते में जोड़ दिया जाता है। बिल्कुल। और हर मालिक का इसमें अपना एक जमाबंदी नंबर होता है जिससे उसकी सारी जमीनों का रिकॉर्ड जुड़ा रहता है। अच्छा, इसको एक छोटे से उदाहरण से समझें। मान लीजिए क ने ख को 2 एकड़ जमीन बेची, तो पहले रजिस्ट्री हुई, फिर ख ने दाखिल खारिज के लिए अप्लाई किया, तो फिर रजिस्टर नंबर 2 में क के खाते से 2 एकड़ कम हो जाएगा जी और ख के नाम पर 2 एकड़ चढ़ जाएगा। अगर वो नया है तो नए जमाबंदी नंबर से, वरना पुराने में ही ऐड हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल सही। आपका उदाहरण एकदम सटीक है। यही प्रक्रिया है और इसी वजह से दाखिल खारिज बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो ये सरकारी रिकॉर्ड को अप टू डेट रखता है, धोखाधड़ी रोकने में भी मदद मिलती है इससे। और खासकर जो कृषि भूमि होती है, अगर सरकार कभी उसका अधिग्रहण करती है या कोई मुआवजा देती है तो वो इसी जमाबंदी रिकॉर्ड के आधार पर मिलता है। अच्छा, मुआवजे के लिए भी जरूरी है? जी, गैर कृषि भूमि के लिए ये शायद हर जगह कानूनी तौर पर अनिवार्य न हो, पर फिर भी इसकी सलाह दी जाती है। भविष्य के लेन देन आसान हो जाते हैं। ठीक है, ये तो समझ आ गया कि ये प्रक्रिया क्या है और क्यों जरूरी है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या ये दाखिल खारिज मालिकाना हक का पक्का सबूत है? मतलब क्या इससे टाइटल प्रूफ होता है? हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और इस पर ना अदालतों का नजरिया बिल्कुल साफ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई फैसलों में ये बात बार बार दोहराई है कि दाखिल खारिज की जो प्रक्रिया है वो मुख्य रूप से राजस्व यानी फिस्कल उद्देश्यों के लिए है। फिस्कल उद्देश्य मतलब टैक्स वगैरह के लिए? हाँ, बिल्कुल। जैसे सरकार को ये पता रहे कि भाई किस जमीन का लगान या प्रॉपर्टी टैक्स किस व्यक्ति से लेना है।
ये प्रक्रिया अपने आप में किसी व्यक्ति के पक्ष में संपत्ति का अधिकार यानी टाइटल ना तो बनाती है और ना ही खत्म करती है। अरे मतलब ये टाइटल का प्रूफ नहीं है? जी नहीं, टाइटल का निर्णायक प्रूफ नहीं है। उदाहरण के तौर पर एक केस है जितेंद्र सिंह बनाम मध्य प्रदेश राज्य, ये 2021 का मामला है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा, मैं कोर्ट की भाषा कोट कर रही हूँ, म्यूटेशन एंट्री डज नॉट कन्फर एनी राइट, टाइटल और इंटरेस्ट इन फेवर ऑफ द पर्सन एंड इज ओनली फॉर फिस्कल पर्पसेस। अच्छा, मतलब दाखिल खारिज की एंट्री से किसी व्यक्ति को संपत्ति में कोई अधिकार, टाइटल या हित नहीं मिलता, ये सिर्फ राजस्व के लिए है। कोर्ट ने ये भी कहा कि अगर टाइटल पर ही कोई झगड़ा है, कोई विवाद है, तो उसका फैसला सिविल कोर्ट करेगा, न कि राजस्व अधिकारी। ओ, तो ये बात तो एकदम क्लियर है कोर्ट की तरफ से। ये तो मतलब कई लोगों के लिए नई जानकारी होगी। जी हाँ, अक्सर लोगों में ये धारणा होती है कि म्यूटेशन हो गया तो सब पक्का हो गया, पर कानूनी स्थिति ये नहीं है। और क्या ये सिर्फ इसी केस में कहा गया है या पहले भी? नहीं, ये सिद्धांत काफी समय से स्थापित है। इससे पहले भी, जैसे धर्म सिंह 2019 का मामला है या किशोर कुमार 2023 का मामला है, इन सब में भी अदालतों ने यही बात दोहराई है कि म्यूटेशन एंट्री सिर्फ रेवेन्यू रिकॉर्ड अपडेट करने का एक तरीका है। इसका टाइटल पर कोई निर्णायक असर नहीं होता। मालिकाना हक का असली सबूत तो सेल डीड होती है या वसीयत या विरासत के जो कानूनी दस्तावेज होते हैं वो होते हैं। समझ गया। तो बेसिकली ये एक तरह की एडमिनिस्ट्रेटिव प्रक्रिया है रिकॉर्ड कीपिंग के लिए। हाँ, एडमिनिस्ट्रेटिव और फिस्कल। राइट। प्रक्रिया की बात करें तो ये कृषि और गैर कृषि दोनों तरह की जमीनों के लिए होती है। जी हाँ, दोनों के लिए। और आजकल तो शायद ऑनलाइन भी होने लगा ये काम। कहीं पढ़ा था बिहार भूमि पोर्टल के बारे में। बिल्कुल, कई राज्यों ने अब इसे ऑनलाइन कर दिया है, जिससे प्रक्रिया आसान हो गई है, लेकिन ऑफलाइन आवेदन का विकल्प भी रहता है। और इसमें क्या-क्या लगता है? मतलब दस्तावेज, आधार कार्ड, रजिस्ट्री के पेपर? हाँ, आमतौर पर आधार कार्ड, रजिस्ट्री की कॉपी, कभी-कभी विक्रेता का भी कुछ प्रूफ लग सकता है। एक एप्लीकेशन फॉर्म होता है। खर्च कितना आता होगा अंदाजन? खर्च बहुत मामूली होता है। 25 रुपए से लेकर 200 रुपए तक की सरकारी फीस हो सकती है। अलग अलग राज्यों में थोड़ा फर्क हो सकता है। और टाइम? कितना वक्त लगता है इसमें? सामान्य तौर पर 15 से 30 दिन में हो जाना चाहिए, अगर सारे कागजात सही हैं और कोई आपत्ति नहीं आती है। कोई आपत्ति मतलब? मतलब अगर कोई और व्यक्ति उस जमीन पर अपना दावा जता दे या कागजों में कोई कमी हो, तो फिर इसमें समय लग सकता है। जांच होती है। ओके, ठीक है। तो फिर अगर हम पूरी बात को समेटें तो दाखिल खारिज प्रॉपर्टी खरीदने के बाद एक जरूरी बल्कि अनिवार्य प्रक्रिया है। ये सरकारी रिकॉर्ड को अपडेट करती है और जमीन के इस्तेमाल को आसान बनाती है, जैसे लोन लेना हो, बेचना हो, टैक्स भरना हो। लेकिन ये अपने आप में मालिकाना हक का फाइनल प्रूफ नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने, यही इसका निचोड़ है। अदालती फैसले भी यही कहते हैं, ये रिकॉर्ड और राजस्व के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन स्वामित्व का निर्णायक सबूत नहीं। अगर स्वामित्व पर ही विवाद है, तो वो सिविल कोर्ट में तय होगा। ये प्रक्रिया अधिकार बनाती नहीं, बस रिकॉर्ड को सही रखती है। तो यहाँ एक सोचने वाली बात ये निकलती है कि अगर दाखिल खारिज टाइटल नहीं देता, पर प्रैक्टिकल चीज़ों जैसे लोन, बिक्री, टैक्स के लिए ज़रूरी है, तो उन मुश्किल स्थितियों में क्या होता होगा जब मान लीजिए रजिस्ट्री किसी और के नाम है और दाखिल खारिज किसी और के, या फिर विरासत वाले मामलों में जहाँ कई दावेदार हों, वहाँ इस दाखिल खारिज के रिकॉर्ड की क्या अहमियत रह जाती होगी? इस पर सोचना दिलचस्प रहेगा।